Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आज हमने एलजी को एंड करना है। उसके 3-4 ग्रुप हैं जो रिमेनिंग है। सबसे पहला ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो किसी भी चीज़ को नाम देने से पहले उस चीज़ की रीज़न को हम डिस्कस करेंगे कि वो नाम क्यों दिया गया है। डायनो दो को कहा जाता है, फ्लैजिलेट्स फ्लैजेला। तो ये ऐसे मेंबर हैं जिनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, इस वजह से इनको डायनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। या इसका साइंटिफिक नेम है पायरोफाइटा। फाइटा हमेशा प्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि ये प्लांट लाइक है, इस वजह से फाइटा का वर्ड हम ऐड करें। तो ये ग्रुप ऑफ अनयूजुअल प्रोटिस्ट हैं, यानी प्रोटिस्टा के एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो सारे मेंबर यूनिसेलुलर हैं। लोकोमोशन की बात करें तो फ्लैजेला के ज़रिए से लोकोमोशन करते हैं, और फ्लैजेला में चूँकि दो फ्लैजेला हैं इस वजह से इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट रखा गया। उसके बाद पिगमेंट्स। अच्छा, व्हाट इज़ पिगमेंट? पिगमेंट कोई ऐसी चीज़, ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो प्लांट बॉडी में है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन एक पिगमेंट ऐसे जो हर किस्म के ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो क्लोरोफिल ए है। अब क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसको हम चैप्टर 11 में भी डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड्स, और कैरोटीनाइड्स भी बहुत सारी किस्म के हैं, जैसे कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल है, फ्यूकोजेंथाइन। इनमें फ्यूकोजेंथाइन होते हैं, यानी कैरोटीनाइड्स की जो टाइप डायनोफ्लैजिलेट्स में होती है वो फ्यूकोजेंथाइन है। उसके बाद सेल्स आर कवर्ड। सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं सेल ड्रा कर देता हूँ, इसके ऊपर आप कह सकते हैं लिपटी होती हैं सेलुलोज की प्लेट्स, जैसे एक प्लेट ये, 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 और फिर ये प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरलॉक आपस में बंधी होती हैं, ऐसे ऐसे इंटरलॉक्ड। ठीक है, तो ये सेलुलोज, और इन सेलुलोज की प्लेट में सिलिका भरा होता है। सिलिका भरा होता है, यानी ये इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन है कि सेलुलोज की प्लेट हैं जिनमें सिलिका भरा हुआ है, और इनके बॉडी से जहाँ इंटरलॉक है वहाँ कुछ पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से इनके फ्लैजेला बाहर निकले होते हैं। तो आपने कहना है कि इनके जो सेल वॉल हैं जो इनकी कवरिंग बनाते हैं, ये कवरिंग सेलुलोज प्लेट से बनी है जो आपस में इंटरलॉक है, जुड़ी हुई हैं। इम्प्रेग्नेटेड का लफ्ज़ मतलब भरा हुआ, और ये जो प्लेट है वो सिलिका से भरी हुई है। तो ये इनकी कवरिंग की कंपोजिशन। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जब भी वर्ड आ जाए इकोलॉजी, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इकोलॉजी हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इन्वायरमेंट को। तो ये इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है। तो इनके इन्वायरमेंट में ये क्या रोल प्ले करते हैं? इन्वायरमेंट में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड तैयार करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर, जितने भी इक्वेटिक इन्वायरमेंट है उनमें सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो डायटोम्स। ये एलजी का ग्रुप है जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अगला ग्रुप डायटोम्स ही है। तो ये मेजर प्रोड्यूसर हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं। हमारे मैरीन और फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है वहाँ प्लांट के अमाउंट कम है, वहाँ एलजी के अमाउंट ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, 50 to 60% ये एलजी की वजह से होती है। और एलजी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? डायटोम्स। दूसरे नंबर पे ये डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं। उसके बाद रेड टाइड्स क्या होती हैं? बाज़ दफ़ा जब इनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिकदार में मिल जाएँ तो ये तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं, और इतनी तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अचानक ही तादाद का बहुत ज़्यादा हो जाना, इनको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, या इसको ब्लूम्स भी कहा जाता है। सिंपल ब्लूम्स, वाटर ब्लूम्स आ जाए तो वो डिफरेंट है, यहाँ सिंपल ब्लूम्स आपने जहन में रखना है।
और ये इतने ज़्यादा होते हैं चूँकि इनका कलर या ब्राउन होता है या ऑरेंज होता है या फिर आप कह सकते हैं रेड कलर होता है, तो इस वजह से इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समंदर में जो लहरें हैं वो भी कलरफुल हो जाती हैं। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं रेड टाइड्स हैं। रेड टाइड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें ब्राउन, ऑरेंज और रेड कलर होते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि व्हाट आर रेड टाइड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो दे आर नोन टू हैव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तेज़ी से रिप्रोडक्शन करके इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह सकते हैं या ब्लूम्स कह सकते हैं। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से फ्रीक्वेंटली अक्सर औकात जो लहरें हैं, टाइड्स जो लहरें हैं, उनको कलर आ जाता है, ब्राउन कलर आ सकता है, ऑरेंज कलर आ सकता है, रेड कलर आ सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेड टाइड्स, कि लहरों का कलर सुर्ख हो गया है। तो बहरहाल जिसने इसको देखा उसको सुर्ख नज़र आया, उसने इसका नाम रेड टाइड्स रखा। आगे इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, गोनोऑलेक्स इसकी एग्जांपल है जो बुक में टेबल में लिखी हुई है, और सेरेटियम ये इसकी एग्जांपल है जो टेबल के अंदर बुक में लिखी हुई है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। उसके बाद डायटोम्स, नाम से जाहिर है दो हिस्सों वाला डाईएटॉम, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा साइंटिफिक नेम भी याद, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा पे नोट लिखें। तो स्टूडेंट ने कॉमन नेम याद रखा होता है, इस वजह से अक्सर उसको आता भी होता है, लेकिन वो सिर्फ उसका अल्टरनेटिव नाम नहीं याद होता, तो वो पूरा क्वेश्चन रह जाता है। तो बॉडी फॉर्म सारी यूनिसेलुलर है, पिगमेंट्स वही हैं जो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनाइड्स, कैरोटिनाइड्स में जो फ्यूकोजेंथाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन इनके पास लोकोमोटरी आर्गन नहीं होते, इस वजह से ये यूजली कम मोटाइल होते हैं। और उसके बाद इनको डायएटॉम्स क्यों कहा गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। कभी आपने देखा हो कि जो पॉलिश की डब्बी है, पॉलिश की डब्बी, उसमें क्या होता है कि एक नीचे या क्रीम की अक्सर जो चौड़ी डब्बी होती है, एक उसकी बॉडी होती है, उसके ऊपर कवर होता है। तो पेट्री डिश भी बिल्कुल इसी तरह की, लेबॉर्ट्री में एक ग्लास की पेट्री डिश इस्तेमाल होती है। वो पेट्री डिश में एक नीचे बॉडी होती है, ऊपर उसके कवरिंग होती है, तो इसको हम कहते हैं पेट्री डिश, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल है, एक पार्ट उसका ये है, दूसरा पार्ट उसका ये है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, दरमियान में ये सेल मौजूद है, इसको हम कहते हैं ओवरलैप। तो इनकी जो सेल वॉल है इसमें दो शेल हैं, दो पार्ट्स हैं, फिट लाइक ए पेट्री डिश, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हैं। सिलिका इज डिपॉजिट, और इनमें शेल के अंदर सिलिका भरा होता है, और सिलिका यूजुअली ग्लास लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, इस वजह से इनके जितने भी मेंबर हैं उनके शेल बड़े खूबसूरत से इंट्राइकेट पैटर्न, बड़े खूबसूरत अंदाज में अरेंज होके बड़े खूबसूरत सा पैटर्न शो करते हैं, इंट्राइकेट पैटर्न्स। तो इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका भरा होता है जो ग्लास लाइक अपीयरेंस शो करता है, और इसकी वजह से बड़े खूबसूरत से नज़र आते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये, अगर आप इनके मेंबर्स देखें, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा हूँ, तो इनके जो मेंबर्स हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे शो पीस इकट्ठे किए गए, ऐसे ज़बरदस्त किस्म की इनकी अरेंजमेंट होती है। उसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, और यानी आप कह सकते हैं हमारे इक्वेटिक इकोसिस्टम में जितने भी फूड चेन है, फूड चेन का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करते करते एक चेन बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं फूड चेन। तो हमेशा फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, तो ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारी इक्वेटिक लाइफ है उनकी जो फूड चेन है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यूजुअली डायटोम से स्टार्ट होती हैं। तो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम हैव इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन। आगे इसकी एग्जांपल है डायटोम्स, फ्रिकुलेरिया, पिनोलेरिया। तो ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद ब्राउन एल्गी, जिनको जायंट एल्गी भी कहा जाता है, कि ये एल्गी में सबसे बड़े एल्गी हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नेम इसका है फियोफाइटा। बॉडी फॉर्म ये सारे मल्टी सेलुलर है, जाइट प्रोटिस्ट है, मल्टी सेलुलर है, और इनका साइज फ्यू सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। जैसे कुछ मेंबर इनके हैं जिनको कैल्प्स कहा जाता है, उनकी तादाद, उनकी जो साइज है वो 75 मीटर तक फैला होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े बड़े ये एल्गी होंगे। आगे
लोकोमोशंस चूँकि मल्टी सेलुलर होते हैं, साइज बड़ा होता है, यूजली नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिन्होंने गैमेट्स बनाने हैं, जिन्होंने आगे जाके जाइगोट बनाना है, उनके ऊपर सेल मौजूद फ्लैजेला होते हैं और उसकी तादाद 2 होती है, और इसकी वजह से इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आगे इनके अंदर इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। इनमें पत्तों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इनमें स्टेम की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इनमें रूट्स की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। लेकिन हम इनको लीफ, स्टेम और रूट्स नहीं कह सकते। वजह क्या, ना इनमें फ्लोएम है ना जाइलम। तो जब तक इनमें फ्लोएम और जाइलम ना हो, तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नज़र आए तो हम कहेंगे ये लीफ लाइक है, पत्ते की तरह है। तो ब्राउन एल्गी में इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिया गया, इसको ब्लेड कहा जाता है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिया गया, इसको स्ट्राइप कहा जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिया गया होल्ड फास्ट। ठीक है, कि ये मजबूती से ज़मीन से जकड़ के रखती हैं। अच्छा, उसके बाद पिगमेंट कंपोजिशन की बात करें तो वही है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, फ्यूकोजेंथाइड, यही आप कह सकते हैं पिगमेंट्स ब्राउन एल्गी में भी होते हैं। कैल्प्स दुनिया की सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी, और ये दुनिया में खाई भी जाती है, और साइंटिस्ट का ख्याल है कि अगर दुनिया में खुराक की कमी होना शुरू हो जाए तो कैल्प्स ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो उस खुराक की कमी को पूरा कर सकता है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड यूज टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड। अक्रेंस ठंडे पानियों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ठंडे पानियों में भी जो रॉकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से क्या मुराद है, जो साहिल है, किनारा है, जहाँ चट्टानें वगैरह मौजूद हैं, और ये वो जो चट्टानें जो जहाँ लहरें आके टकराती हैं, इंटर टाइडल जोन्स, जो टाइड्स के दरमियान में आता है, यानी ठंडे पानी के समंदरों में किनारे वाली जगह जहाँ पत्थर लगे होते हैं और वहाँ के लहरें टकराती हैं, उस जगह ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे इसकी एग्जांपल है माइक्रोसिस्ट एंड लेमिनेरिया। तो लेमिनेरी के बारे में बुक में लिखा हुआ है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका स्टेम, लीफ और स्टेम लाइक स्टाइप, लीफ लाइक ब्लेड और रूट लाइक होल्ड फास्ट, ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। उसके डायग्राम में ये बात लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद रेड एल्गी, रोडोफाइटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। आगे ये 2 शक्लों में पाए, या तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर भी आगे या तो वो शीट की तरह है, ऐसे जैसे ये शीट की तरह है, शीट की तरह, या फिर धागों की तरह, और धागे भी एक दूसरे में ऐसे उलझे हुए होते, ऐसे इंटरवोवन, उलझे हुए होने। इंटरवोवन का लफ्ज़ी मतलब बुना हुआ, जैसे धागा जब उसको बुन दिया जाए तो वो स्वेटर बन जाता है या जर्सी बन जाती है, तो इसी तरह इनके धागे आपस में मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसके बाद फीदरी बड़े सॉफ्ट से होते हैं, डेलिकेट, नरमो नाजुक से होते हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस करें तो ये बिल्कुल बिखर जाते हैं। फीदरी, फीदर बेसिकली कहते हैं अपने चिड़िया, जो मुर्गे, जितने भी परिंदे हैं उनकी बॉडी के ऊपर हाथ फेरे ना तो वो फीदर की वजह से बड़ी नरमो नाजुक, एक तो पर होते हैं जिनको विंग्स कहा जाते हैं, एक ऊपर परों के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं जिनको फीदर्स कहा जाता है, जो बड़े नरमो मुलायम, तो ये बिल्कुल उनकी तरह नरमो मुलायम सॉफ्टली महसूस होते हैं, इस वजह से इनको फीदरी कहा जाता है। तो इंटरवोमन, ये आपस में उलझे हुए होते हैं। उसके बाद लोकोमोशन, चूँकि इनका के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता तो ये ज़्यादातर नॉन मोटाइल होते और ज़मीन के साथ चिपके हुए होते, और चिपकते किसके ज़रिए से, होल्ड फास्ट के ज़रिए से। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और फाइकोअरिथ्रिन, ये सबसे प्रोमिनेंट पिगमेंट है जो रेड एल्गी में पाया जाता है, और इसी वजह से इनका कलर रेड होता है। अरिथ्रिन का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है रेड। अरिथ्रोसाइट्स जैसे हम कहते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है, हम ये बात चैप्टर 10 में भी पढ़ेंगे, जब आप कह सकते हैं निडेरियन सिलेंट्रेट का फाइलम एक एनिमल का ग्रुप है, उनका एक मेंबर है कोरल्स। वो क्या करते हैं, अपने शेल बनाते और शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को जमा करते, और उसके मुख्तलिफ मेंबर के शेल आपस में जुड़ के, जैसे एक शेल ये, एक शेल ये, फिर उसके बाद एक शेल ये, ऐसे काफ़ी सारे शेल जब आपस में जुड़ जाएँ तो एक पूरा आइलैंड बन जाता है, कई किलोमीटर का में फैला होता है वो आइलैंड। तो उस आइलैंड्स को बनाने के लिए, उस एक बहुत बड़े संगे मरमर के टुकड़े को बनाने के लिए
ये भी अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल में भी क्या डिपॉजिट होता है, सेलुलोज के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है। तो दे हैव कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट लेते कहाँ से, समंदर से लेते हैं और अपने सेल वॉल में। एंड बिल्डिंग ऑफ कोरल रीफ, तो कोरल रीफ जो एनिमल बनाते हैं, वैसे तो कोरल्स का फंक्शन है, ये एनिमल का एक ग्रुप है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत बड़ा आप कह सकते हैं तख्ता सा बनाते हैं, बहुत बड़े आइलैंड सा बनाते हैं, तो इसको कोरल रीफ कहा जाता है। तो इस कोरल रीफ के बनने में इन ऑर्गेनिज्म का भी बड़ा रोल है। उसके बाद एग्जाम्पल में कोनरस और पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया के बारे में एक पॉइंट और भी याद रखनी है, ये सारी दुनिया के समंदरों में पाया जाता है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड, इट हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, सारी, जैसे यहाँ हमने बात की ना, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउन एल्जी की, ये सिर्फ ठंडे पानियों में पाए जाते हैं, नहीं, ये एक ऐसा मेंबर है रेड एल्जी पॉलीसाइफोनिया जो तकरीबन हर किस्म के फ्रेश वाटर हो, मैरीन वाटर हो, ये सारे समंदरों में पाया जाता है, दरियाओं में पाया जाता है। उसके बाद ग्रीन एल्जी क्लोरोफाइटा। आगे ग्रीन एल्जी में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, कुछ मेंबर इसके यूनिसेलुलर हैं, जैसे एग्जांपल आपने ध्यान में रखने क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनका सेल तो एक है लेकिन उनका सेल दो हाफ में डिवाइडेड, जैसे एक ये इस तरह दो हाफ में डिवाइडेड, इसको जैसे डेस्माइड, ये ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन एल्जी है जो इसकी एग्जांपल है। कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, जैसे ये शीट है, कुछ धागों की तरह फिलामेंटस, और कुछ कॉलोनी बनाते हैं, जैसे वोलवॉक्स एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं इकट्ठे, हैं सारे यूनिसेलुलर। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। यूनिसेलुलर क्लेमेडोमोनास क्लोरेला, सेल विद टू हाफ्स डेस्माइड, शीट लाइक अल्वा, फिलामेंटस, स्पायरोजेरा, कॉलोनियल, वॉलवॉक्स। तो ये एग्जांपल आपको जहन में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत दफ़ा एमसीक्यूज पूछे गए हैं। जैसे मैं कहता हूँ अल्वा, उसकी बॉडी कैसी है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, या सेल विद टू हाफ्स है, या आपकी शीट लाइक है, तो फ़ौरन आंसर आना चाहिए शीट लाइक है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है, राइट डाउन द सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रीन एल्जी एंड प्लांट्स। तो इनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। ग्रीन एल्जी एनर्जी रिजर्व्स, यानी इनका जो फूड स्टोरेज है, दोनों में स्टार्च, दोनों के पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनाइड्स, दोनों की सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज होती है। तो ये बहुत बड़े डिफरेंस। और फिर जब हम आरएनए सीक्वेंस देखते हैं तो शो दैट बोथ आर मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक क्या हो, जब किसी दो मेंबर में जैसे ए और बी, अगर इन दोनों में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज हो तो साइंटिस्ट फौरन गुमान करते हैं शायद इनका ओरिजिन एक ऐसे पॉइंट से है जो कॉमन इंसेस्टर है। इसको हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक। अगर किसी के इंसेस्टर कॉमन ना हो, इसको हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक। ये चैप्टर के स्टार्ट में जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने इन बातों को डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। तो वहाँ हमने डेफिनेशन भी की थी, वहाँ एग्जांपल भी थी। तो मोनोफाइलेटिक को थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ। ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनका इंसेस्टर क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो बॉडी फॉर्म सारे यूनिसेलुलर हैं, क्लोरेला नॉन मोटाइल है, ग्रीन एल्गी। तो ये करेक्टर्स को याद, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए। पोन्ड्स तालाब को कहा जाता है। डिचेस, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि एक थोड़ा सा ज़मीन में गड़ा सा पड़ता है और वहाँ पानी जमा होना, इसको मतलब डिचेस, खाई, वैसे उर्दू में इसका तर्जुमा है खाई, और उस खाई के अंदर पानी जमा हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या, इसको आसानी से लेबॉर्ट्री में भी ग्रो करवाया जा सकता है, इजीली कल्चर का मतलब ग्रो करवाना। और ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है और फोटोसिंथेसिस में, रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस लेबॉर्ट्री में जो चीज़ अवेलेबल है उस पर रिसर्च करना क्या होता है, आसान होता है। तो इसको चूंकि लेबॉर्ट्री में आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है, तो फोटोसिंथेसिस पे ऑलमोस्ट जितनी भी रिसर्च होती है उसमें क्लोरेला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये एडिबल एक खाई पे जाती है और साइंटिस्ट का ख्याल है कि शायद ये भी दुनिया का एक बहुत बड़ा फूड का सोर्स बन सकता है फ्यूचर के अंदर। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सारे हमने जितने भी इसके फाइलम पढ़े, सारे ग्रुप पढ़े, तो वहाँ वन बाय वन उनकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ
3 बड़ी इंपॉर्टेंस जो अलहदा से पूछी गई हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आ सकता है। तो आपने अगर इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी पर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंस ली। पहली इंपॉर्टेंस ये एडिबल है, काफ़ी सारी जो फंजाई एलजी हैं वो खाई जाती हैं, जैसे कैल्प्स, और कैल्प्स चूँकि खाई जाती है और ये बहुत बड़ी एलजी है, तो साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा गुमान है कि शायद ये दुनिया में फूड की कमी को पूरा कर सकें। उसके बाद सोर्स ऑफ सब्सटेंस, काफ़ी सारी चीज़ें इससे मिलते हैं, जैसे एल्जिन, एगर, कैराजिनिन, एंटीसेप्टिक, ये सारी वो चीज़ें जो यूजुअली लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये चैप्टर 6 में सारी डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। मेजर प्रोड्यूसर, इक्वेटिक इकोसिस्टम के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, जैसे डायटोम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं कि सबसे मेन प्रोड्यूसर डायटोम्स है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, डायनोफ्लेजिलेट्स आते हैं। तो जाहिर बात है जब ये मेजर प्रोड्यूसर है तो सारी फूड चेन यहीं से स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन, और फूड चेन में ऑर्गेनिज्म को ये 2 चीज़ें सप्लाई कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे होते हैं फूड को। फोटोसिंथेसिस में ये दोनों चीज़ें बनती है, फूड भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये हमारा एलजी का टॉपिक था। तो इसमें से बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया, यानी ये जो चैप्टर है ये है तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये पोर्शन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos, and press the bell icon for latest updates.